कि जो भारतीय इंडियन टेक्सटाइल थी इसका खात्मा किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। बुनाई का जो कार्य होता था ये अधिकतर किसके माध्यम से होता था, ये औरतों के माध्यम से अधिकतर होता था। देशों में हम भेज रहे थे उस पर इतना ज़्यादा कर लगा दिया जाता था कि हमको बहुत कम क्या होने लगा, मुनाफा बहुत कम मिलने लगा। हु वर वीवर्स, यानी कि बुनकर कौन थे, बुनकर वे लोग थे जो उस काम में यानी कि बुनाई कढ़ाई में जो माहिर होते थे वे लोग होते थे, बुनकर होते थे। आज की डेट में हमारे तरह अगर बुनकर बोला जाए तो बुनकर एक तरीके से मुस्लिम में जो जुलाहे लोग होते हैं, जुल्हे लोग होते हैं, वे लोग बुनकर का काम करते हैं। जैसे उनके हैंडलूम लगा होता है, साड़ियाँ बनती हैं उनके घर पे, ठीक है ना, तो वे बुनकर होते हैं, ठीक। फिर इसके बाद देखो देयर स्किल्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब देखो क्या होता है, इनकी जो काबिलियत होती थी, जो कहने मतलब आज की डेट में हमारे साथ भी क्या होता है, अगर हम मान लो खेती कर रहे हैं और भी कोई काम कर रहे हैं, अगर हमारा कोई और भी कार्य करते हैं, जैसे देखो जो जाति वाइज होता है ना कि समुदाय के जितने भी लोग होते हैं या जितने भी कास्ट के लोग होते हैं क्या करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं ना, तो उससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी भी होती है वो क्या होती है, अगर कोई काम या कोई नौकरी नहीं करी या कुछ और नहीं करी है तो लास्ट ऑप्शन उनके पास यही बचता है कि जो हमारे पूर्वजों का कार्य है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। इसी तरीके से क्या होता था कि जो जनरेशन से मतलब ये जो कार्य था ये जनरेशन टू जनरेशन क्या होता था, आगे बढ़ता था, ठीक है। द टंटी वीवर्स ऑफ बंगाल सेल एंड कैकोलर एंड डिवेंगस ऑफ साउथ इंडिया। तंती वीवर्स बंगाल के कौन से वीवर्स होते थे, तंती वीवर्स होते थे। सेल एंड कैकोलर एंड डिवेंगस ऑफ साउथ इंडिया, सब द जुल्हाज ऑफ मोमीन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत के जो बुनकर होते थे इनको क्या बुलाया जाता है, जुल्हा बोला जाता है, ठीक है। आर फ्यू ऑफ द कम्युनिटीज नोन फॉर वीविंग, जितने भी समुदाय हैं एक तरीके से इन लोग को बुनकर समुदाय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेल एंड कैकोलर है, देवंगस है साउथ इंडिया का, और जुल्हा है, जुल्हा और मोमीन, ठीक है। ये सब क्या है, उत्तर भारत के क्या है एक तरीके से ये बुनकर समुदाय से आते हैं लोग। द फोरमोस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग, अ वर्क परफॉर्म्ड बाय मोस्टली बाय वीमेन। द फोरमोस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो कढ़ाई बुनाई का जो कार्य होता था ये अधिकतर किसके माध्यम से होता था, ये औरतों के माध्यम से अधिकतर होता था, ठीक है। द चरखा एंड तकली वर डोमेस्टिक स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट, जो चरखा होता था, चरखा और जो टकली होती थी ये सब क्या होते थे, एक तरीके से जो घरेलू करके क्या औजार होते थे जिससे हम कपड़े की बुनाई कताई करते थे, ठीक। द थ्रेड वाज स्पून ऑन चरखा एंड रोल्ड ऑन द टकली, जो थ्रेड होता था, जो धागा होता था, धागा पहले क्या होता था, छोटा छोटा धागा होता था ना, उसको बाकायदा जो गांधी जी का चरखा देखा तुम लोग ना, उस चरखे में क्या होता था, बाकायदे इस तरीके से उसको करते थे और बाकायदे खूब बड़ा सा धागा बनता था। उस धागे के बाद उसके बाद क्या करता था, उसको तकली में रोल किया जाता था। When the spinning was finished, the thread was woven into cloth by the weaver. जब ये जो धागा बनने का कार्य जब पूरा हो जाता था तो फिर उससे क्या होता था, कपड़े की बुनाई होती थी, किसके माध्यम से, जुलाहों के माध्यम से, ठीक है। इन मैनी कम्युनिटीज़ वीविंग वाज वर्क डन बाई मेन, बहुत सारे समुदायों में जो ये जो कार्य होता था ये किसके माध्यम से होता था, आदमियों के द्वारा होता था, पुरुषों के माध्यम से होता था। For making the colored textile, the thread was dyed by the dyer referred as रंगरेज। देखो क्या होता था कि अभी जो कपड़ों को रंगने के लिए डाई का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, रंगरेज, ठीक। For making the printed cloth, the weavers required the help of specialist block printers referred as चिपिगर्स। अब देखो ये जो कपड़ों को बाकायदा रंगने के लिए क्या करना पड़ता था कि इनको अलग अलग औजारों का इस्तेमाल करना पड़ता था, ठीक है, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसको क्या बोलता जाता था, चिपिगर्स बोलते थे, ठीक है। हैंडलूम वीविंग एंड द ऑक्यूपेशन लिंक्ड विथ इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर सेवरल लैक्स इंडियंस। देखो क्या होता था, जो हैंडलूम से जो कपड़े की बुनाई होती थी इससे क्या होता था कि इससे हमारे जो भारतीय थे, लाखों की संख्या में भारतीय थे, इनको रोजगार मिला, ठीक है।
आज की डेट में देखोगे तुम, ये एक तरीके से जो हैंडलूम का कार्य है तो मोहम्मदाबाद में तुमको अधिकतर देखने को मिलेगा। मोहम्मदाबाद चले जाओ, खैराबाद चले जाओ, और यहाँ के कुछ निवासी ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा हो गया है, ये लोग क्या करते हैं, मुंबई में भीमंडी एक जगह है, वहाँ पर भी लूम का कारखाना बहुत ज़्यादा है, किसी का 100 है, किसी का 200 है, ऐसे ऐसे करके अपना कारखाना वहाँ पे खोल लिया है सब लोग। ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, यानी कि जो भारतीय कपड़े का उद्योग था इसका अस्त। अस्त का मतलब क्या होता है, एक तरीके से इसका खात्मा, समापन। ठीक है ना, कि जो भारतीय टेक्सटाइल थी, जो भारतीय इंडियन टेक्सटाइल थी, इसका खात्मा किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हमको देखना है। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन इम्पैक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन मेनी वेज। जब अंग्रेज़ों के देश में जब ये क्या, जो कॉटन टेक्सटाइल का, जब कॉटन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट विकास होने लगा, तो उससे हमारे जो देश में जो कॉटन टेक्सटाइल थी, ये उस वहाँ का जो विकास हुआ था, अंग्रेज़ों के देश में जो कॉटन टेक्सटाइल का विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, उससे हमारे देश में बहुत सारा उसका फ़र्क पड़ा। ठीक है। फर्स्टली इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड अ कंपटीशन विथ ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। पहली बार देखो ये क्या होने लगा कि जो पहली बार जो हमारी जो टेक्सटाइल थी, हमारे जो कपड़े थे, यहाँ पे इसको इंग्लैंड में भी ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश में भी कंपटीशन होने लगा, और अमेरिका की बाज़ारों में, अमेरिकन बाज़ारों में भी इसका हमारे भारतीय कपड़ों के साथ क्या होने लगा, कंपटीशन होने लगा। सेकेंडली एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड टू बिकम एक्सेसिवली डिफिकल्ट सिंस वेरी ह्यूज ड्यूटीज़ वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। अब देखो दूसरी बात ये होने लगी कि जो भारतीय कपड़े हम विदेशों में हम भेज रहे थे, उस पर इतना ज़्यादा कर लगा दिया जाता था कि हमको बहुत कम क्या होने लगा, मुनाफा बहुत कम मिलने लगा। अब मान लो तुम यहाँ से अगर तुम कोई कृषि का कार्य कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कोई चीज़ें हम खेतों में बोते हैं, तो अगर हम बो रहे हैं, उस खेतों में बो रहे हैं, अगर हम कहीं बेचने जाएं, अगर सरकार उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दे तो हमको क्या बचेगा। अगर मान लो 100 रुपये का सामान है, 50 रुपये अगर टैक्स लगा दिया सरकार अगर मान लो 50 रुपये तुम्हारे सामान पे टैक्स लगा दी, ठीक है, अब तुम लेके जाओगे तो भाड़े का खर्च निकालना पड़ेगा, सारी चीज़ें निकाल के अगर तुमको 10-20 रुपये बचेगा तो कोई मतलब है नहीं ना। उसमें पानी का खर्च चलाओगे, मतलब सिंचाई में जो खर्च हुआ रहेगा, खाद में, बीज का खर्च, ये सब निकालोगे तो क्या बचेगा, 5 से 10 रुपये से ज़्यादा नहीं बचेगा, तो फिर कोई मतलब है उसका। तो इस तरीके से हमारी जो भारतीय टेक्सटाइल कंपनियां थी, उद्योग जो थे, ये धीरे धीरे क्या होने लगे, समापन की ओर बढ़ने लगे। ठीक है। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लिश मैन्युफैक्चर्ड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउस्टेड इंडियन आइटम फ्रॉम देयर टेक्सटाइल मार्केट इन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। अब देखो क्या होने लगा, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ये जो इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, अंग्रेजी जो ये जो माल वगैरह बनाते थे, ये सब क्या करने लगे कि जो भारत के सामानों को यूज़ करते थे बाकायदा, और इनको ये जो मार्केटें थी, इनके जो प्राकृतिक, इनकी जो ट्रेडिशनल मार्केट थी, जैसे अफ्रीका थी, अमेरिका थी और यूरोप की जो मार्केटें थी, वो सब धीरे धीरे क्या करने लगे, कैप्चर करने लगे। सेवरल हंड्रेड्स ऑफ वीवर इन इंडिया वर नाउ एक्सपेल्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सैकड़ों की संख्या में जो बुनकर थे वो सब क्या होने लगे, एक तरीके से बेरोजगार होने लगे। अब मान लो कि कुछ अगर हम कृषि कर रहे हैं और सरकार इतना ज़्यादा टैक्स लगा दी, कर लगा देगी, तो कहीं ना कहीं हम बेरोजगार होंगे कि नहीं होंगे भाई। 5 रुपये 10 रुपये के लिए तो काम नहीं करेगा कोई। अब कोई फसल अगर हम लोग बो रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लगता है कि नहीं लगता है। उसमें सोचो कितनी बार हमको पानी चलाना है, कितनी बार खाद मारना है, बीज का भी खर्च निकालना पड़ता है। सारा खर्च निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो कोई कृषि करेगा फिर नहीं। तो इसी तरीके से जब उनको कॉटन टेक्सटाइल में मतलब टेक्सटाइल के फील्ड में जब उनको बचत नहीं होने लगी, तो क्या करने लगे, धीरे धीरे सब छोड़ना शुरू कर दिए। तो एक तरीके से भी लोग क्या होने लगे, बेरोजगार होना शुरू हो गए। ठीक है। फिर इसके बाद देखो, बंगाल वीवर्स वर द मोस्ट बैडली अफेक्टेड। बंगाल के जो बुनकर थे, इनको ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे उस टाइम। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज सीज्ड बाइंग इंडियन गुड्स एंड देयर एजेंट्स नो लॉन्गर प्रोवाइडेड एडवांसेज टू वीवर टू सिक्योर सप्लाईज। अब देखो क्या होता थे
कि जो भारतीय, कभी कभी जब तुम ये उद्योग करोगे, व्यापार करोगे, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो खरीदने वाला होता है वो क्या होता है, तो तुमको एडवांस देता है। एडवांस इसलिए देता है कि अगर मान लो कि अभी शादी का सीजन चल रहा है ना, तो जब हम कोई लगन, कोई सट्टा वगैरह बुक करने जाते हैं, तो मान लो हमको डीजे बुक करना है या शादी में और भी टेंट वगैरह बुक करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले कुछ पैसा देते हैं, उसको 200, 500, 600, 1000, 2000 रुपये देते हैं ताकि वो बुक कर ले। वो माल किसी को न दे उस डेट पे, उस डेट पे जो टेंट का व्यवस्था है वो हमारे घर पे लाके कर दे, है ना, उस डेट में किसी और की बुकिंग न ले। इसी तरीके से जो अंग्रेज जो व्यापारी होते थे वो क्या करते थे, एडवांस कुछ पैसा देते थे हमारे भारतीय बुनकरों को, ताकि क्या हो कि वो अपने सामान को हमारे पास सप्लाई करे बाद में। तो इससे उनको अच्छा खासा मुनाफा भी होता था, पैसा भी मिलता था। लेकिन ये सब धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया। ठीक है। बीवर्स इन द स्टेट वर्क रोड पिटीशन टू द गवर्नमेंट टू ऐड देम। अब जो बुनकर थे, जब ये सारी चीज़ों से परेशान हुए, तो उन्होंने सरकार को एक खत लिखा कि ये सारी चीज़ें सुधारी जाए ताकि हमारी रोजी रोटी चल सके। ठीक, अब आगे देखो। हाउ एवर वर्स वाज स्टिल टू अराइव, जबकि इससे भी बुरी स्थिति अभी आने वाली थी। ठीक है, इससे भी बुरी कंडीशन बुनकरों की हमारे देश में आने वाली थी। टिल द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लोडेड इंडियन मार्केट्स। ठीक है, टिल 1830 यानी कि 1830 तक ये क्या हुआ, जो ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ था, ये एक तरीके से पूरे भारतीय बाजार को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। अंग्रेज़ों की जो कपड़े की फैक्ट्रियाँ वगैरह थी, जो अंग्रेज़ों के जो कपड़े वगैरह होते थे, ये सब भारतीय बाज़ारों में क्या होने लगे, आने लगे, भारी मात्रा में आने लगे। ठीक, Actually, by the 1880s, 2/3 of the entire cotton cloths owned by Indians were made of cotton cloth manufactured in Britain। अब देखो 1880 तक क्या हुआ, 2/3 हिस्सा भारत में जो कपड़े पहने जाने लगे, ये सब अंग्रेज़ों के देशों में बने हुए कपड़े होते थे। सोचो, एक पहले क्या आता था कि हमारे देश का कपड़ा हमारे देश के लोग पहनते थे। अब उसके बाद क्या होने लगा कि जो सब मार्केट, जब अंग्रेज मार्केट जब कैप्चर करने लगे, तो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और अंग्रेज अपनी फैक्ट्री में क्या होते थे, उसको बना के लाते थे, और वही जो सारा सामान होता था वो हमारे देश में ला के बेचते थे। तो धीरे धीरे कई 2/3 मार्केट कैप्चर कर लिए थे वो सारे जो अंग्रेज़ के लोग थे। अंग्रेज़ी हुकूमत के जो कंपनियाँ थी, ये सब क्या कर रही, 2/3 मार्केट जो भारतीय मार्केट थी उसको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो वहाँ से सामान बना के लाते थे, और इंडियन मजबूर थे भाई, कुछ न कुछ तो पहनना है कि नहीं पहनना है ना। आदमी मानो तो है नहीं कि आदमी पत्ते से काम चला लेगा, है ना। फिर इसके बाद देखो, दिस इम्पैक्टेड नॉट जस्ट स्पेशलिस्ट वीवर हाउ एवर आल्सो स्पिनर्स। अब देखो क्या हुआ, ये सिर्फ बुनकरों पे ही असर नहीं डाला, जो कढ़ाई करने वाले, कताई करने वाले लोग थे, ये उन पे भी बुरी तरीके से वो लोग भी प्रभावित हुए थे। Many rulers, women who earned a living by spinning cotton thread were rendered unemployed। अब देखो, जो बहुत सारी जो औरतें थी, गांव समाज की जो बहुत सारी औरतें थी, जो क्या करती थी, कढ़ाई और बुनकरी से अपनी जो रोजी रोटी चलाती थी, ये लोग बाद में क्या हो गए, सब बेरोजगार हो गए। ठीक है। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट इंटायरली इंडेड इन इंडिया, जबकि क्या हुआ था, हैंडलूम वीविंग यानी जो हैंडलूम वीविंग था, इसका अंत नहीं हुआ था पूरे भारत में, इसका अंत नहीं हुआ था। दिस वाज बिकॉज फ्यू काइंड्स ऑफ क्लॉथ कुड नॉट सप्लाइड बाय मशीन्स। ये इस वजह से हुआ था क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे भी थे जो जिनकी पूर्ति मशीनों के द्वारा नहीं की जा सकती थी। ठीक, हाउ कुड मशीन मेक साड़ीज विथ इंट्रिकेट बॉर्डर और क्लॉथ विथ ट्रेडिशनल प्रिंट्स ऑफ वूवन पैटर्न्स। अब जबकि क्या होता था कि कुछ मशीनें, जो साड़ियों पे जो कढ़ाई होती है ना, डिजाइन नीचे जो डिजाइन होती है, वो सारी चीज़ें मशीन क्या होता था कि कुछ मशीनें नहीं कर पाती थी। दीज हैड अ ह्यूज डिमांड नॉट ओनली अमंग द वेल्दी हाउ एवर आल्सो अमंग द मिडिल क्लासेज। इसकी डिमांड होती थी। ये जो साड़ियाँ होती थी, अलग अलग जो पैटर्न की, अलग अलग जो डिजाइनों की जो साड़ियाँ होती थी, इनकी एक तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड हुआ करती थी। ठीक है, ये सिर्फ अमीरों में ही डिमांड नहीं इसकी हुआ करती थी, जो मध्यम वर्गीय लोग हुआ करते थे उनके अंदर भी ये डिमांड हुआ करती थी इन साड़ियों की। Also not the textile manufacturers in Britain produce the very coarse cloth used by the poor population in India।
आल्सो नॉट द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स इन ब्रिटेन, जबकि ये ब्रिटेन के जो मैन्युफैक्चरर होते थे, यानी कि जो निर्माण करते थे, जो बनाते थे, ब्रिटेन प्रोड्यूस द वेरी कोर्स क्लास, ये सब क्या करते थे, जो कोर्स क्लास बनाते थे, जो यूज्ड बाय द पुअर पॉपुलेशन इन इंडिया, जो भारत में जो गरीब लोग के द्वारा जो यूज़ किया जाता था। यू मस्ट नो अबाउट सोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुरा इन साउथ इंडिया, तुमको किसके बारे में जानना चाहिए, तुमको ज़रूर सोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुरा इन साउथ इंडिया, इन लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। These towns came as significant new centers of weaving in the late 19th century, ये जो जितने भी टाउन्स थे, जितने भी कस्बे थे, जो शहर थे, ये सब 19वीं शताब्दी की जो एक तरीके से लेट 19वीं शताब्दी में इन लोग का क्या हुआ, एक तरीके से शुरुआत हुआ। Afterward, during the national movement, Mahatma Gandhi motivated people to boycott imported textile and use hand spun and hand woven cloth। अब इसमें देखो क्या हो गया, जब हमारे देश में आंदोलन शुरू हुआ, आज़ादी को लेके बहुत सारे जब आंदोलन शुरू हुआ, तो महात्मा गांधी ने लोगों से ये आह्वान किया कि तुम अंग्रेज़ों का जो सामान है, अंग्रेज़ी हुकूमत का जो कपड़ा है, इसको क्या करो, बायकॉट करो, इसका पूर्णतः बहिष्कार करो, और हमारे देश में जो बुनकर के माध्यम से जो कपड़ा बुना जाता है, सिला जाता है, उस कपड़ों का इस्तेमाल करो। ठीक है, फिर इसके बाद देखो खादी स्लोली बिकम अ साइन ऑफ नेशनलिज्म। अब उसके बाद देखो जो खादी कपड़ा, खादी जो नाम का जो कपड़ा था, एक तरीके से ये राष्ट्रीयता का प्रतीक बन चुका था। द चरखा इमर्ज टू रिप्रेजेंट इंडिया इट एंड इट वाज प्रिंटेड एट द सेंटर ऑफ द ट्राइकलर फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इन द ईयर 1931। अब देखो जो चरखा था, जो हमारा झंडा कई बार बदला है, ठीक है ना, हमारे जो झंडा है, राष्ट्रीय झंडा है, वो कई बार बदला है। पहले उस पर चरखा हुआ करता था, जो कब अडॉप्ट किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से 1931 में इसको ग्रहण किया गया था। उस पर भारतीय जो झंडा था, उस पर क्या हुआ करता था, चरखा भी हुआ करता था पहले। ठीक है, फिर इसके बाद देखो व्हाट हैपेंड टू द लाइवलीहुड ऑफ वीवर्स एंड स्पिनर दैट वर लॉस्ट। क्या हुआ उनकी जिंदगियों का, क्या हुआ, जो बुनकर थे, जो कढ़ाई करने वाले थे, जिन्होंने रोज़गार खो दिया, इनका क्या हुआ, सेवरल वीवर बिकेम एग्रीकल्चरल लेबरर्स। बहुत सारे जो वीवर थे, बुनकर थे, ये सब बाद में क्या बन गए, ये किसान बन गए। फ्यू माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, कुछ लोग क्या हो गए, कुछ रोज़गार की तलाश में शहरों में चले गए। एंड सम अदर वेंट आउट ऑफ द नेशन टू वर्क इन प्लांटेशन इन अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका। और जो कुछ भारतीय थे, ये सब कहाँ चले गए, कुछ अफ्रीका में चले गए, कुछ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में चले गए। फ्यू हैंडलूम वीवर आल्सो गॉट वर्क इन द न्यू कॉटन मिल्स दैट वर सेट अप इन बॉम्बे। कुछ लोग जो हैंडलूम वीवर थे, बुनकर थे, ये सब इनको भी काम मिला कहाँ पे, जो कॉटन मिल को बनाया गया था बॉम्बे में, आज की डेट में मुंबई जिसको कहा जाता है, अहमदाबाद, नागपुर, सोलापुर एंड कानपुर, ये सब इन जगहों पे उन लोगों को काम मिला। ठीक है।